बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, कट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत या फील्ड थ्योरी के अनुसार कठिन लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास में मानसिक धरातल या लाइफ स्पेस पर उत्पन्न प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। सही क्रम पे अरेंज करना है। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा किसी कमी के कारण आवश्यकता का जागृत होना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो कमी के जो कारण है उस कारण की आवश्यकता का जागृत होना, मतलब उसके बारे में जानना, ये हो जाएगा पहले नंबर पे। जो आवश्यकता की जो किसी कमी के कारण आवश्यकता है उस आवश्यकता के प्रति जागृत होना, ये हो जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, लक्ष्य के प्रति आकर्षण या विकर्षण से कर्षण उत्पन्न होना। अब उसके बाद जो है लक्ष्य के प्रति क्या होना, अट्रैक्ट होना, कि जो लक्ष्य है या टारगेट है उसके प्रति एक डेडिकेटेड या अट्रैक्ट हो जाना, हो जाएगा दूसरे नंबर पे। पहला जो है आवश्यकता, जो किसी कमी के कारण आवश्यकता को जानने, अब उसके बाद जो है लक्ष्य के प्रति आकर्षण होंगे, हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब जो है ये लक्ष्य के प्रति आकर्षण हो गए, उसके बाद जो आगे क्या रहेगा, भौतिक या मानसिक बाधाओं का सामना करना। अब जो है ये लक्ष्य टारगेट तो कर लिया, आकर्षण हो गया, अट्रैक्ट, लेकिन जो हम जिस लक्ष्य या टारगेट में जा रहे हैं उस ओर जाने के लिए हमारे पास जो कई सारी जो बाधाएं आएंगे भौतिक स्तर पे या मानसिक स्तर पे, तो उन बाधाओं का सामना करना, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। बाधाओं का सामना करने के बाद आगे की जो प्रोसेस क्या आएगा, लक्ष्य की ओर या उससे दूर ले जाने वाले बलों का क्रियाशील होना। अब जो क्या है कि हम लक्ष्य में जा रहे हैं, बाधा आया, बाधा के साथ साथ जो क्या है लक्ष्य की ओर या उससे दूर ले जाने वाले बलों का क्रियाशील होना। तो हम जो लक्ष्य की ओर जा रहे हैं या उससे दूर ले जाने वाले कई सारे जो है हमारे पास जो है अट्रैक्टिव या जो क्रियाशील कारक आएगा जो हमें प्रभावित करेगा, तो जाएगा चौथे नंबर पे। और फिर लास्ट में आ जाएगा अवरोध पार कर सम स्थापन प्राप्त करना। और ये कई सारी जो बाधा है या अवरोध है उसको पार कर अपनी जो सम स्थापन या जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, हो जाएगा अंतिम में। पहले नंबर पे हो जाएगा ये एल, उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा जे, तीसरे नंबर पे हो जाएगा के, चौथे नंबर पे हो जाएगा एम और पांचवें नंबर पे हो जाएगा एन। शुरू में एल, तो ऑप्शन सी और डी में नहीं है, सी डी को हटा दिए। एल के बाद जे, एल के बाद जे, ऑप्शन बी भी में नहीं है तो ऑप्शन बी को भी हटा दिए। शुरू में हो जाएगा एल, एल के बाद जे, जे के बाद के के बाद एम के बाद एन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें हो जाएगा एल जे के एम एन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, डेनियल गोलमैन के संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक क्षमताओं के विकास का सही क्रम क्या है। जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंस या जो इमोशनल एफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी या संवेगात्मक जो क्षमता है, क्षमताओं के विकास का सही क्रम क्या है उसको बताना है। किसके अनुसार, डेनियल गोलमैन के अनुसार। इसमें जो है पहले आता है आत्म जागरूकता या अपने संवेगों को पहचानना। तो जो हमारे संवेग है ये इमोशंस जो क्या है, जैसे क्रोध हो गया, लोभ हो गया, लालच हो गया, और ऐसी कई सारे जो संवेग है ये इमोशंस है। तो सबसे पहले क्या होना, आत्म जागरूकता होना, अपनी जो संवेग है संवेग को पहचानना, इमोशंस है उसको पहचानना। अब पहचान लिया अपनी इमोशंस को, उसके बाद क्या करेंगे, आत्म नियमन, मतलब जो है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने का, ये संवेगों का प्रबंधन करना। अब जो इमोशन है जैसे हो गया क्रोध हो गया, लोभ हो गया, लालच, अब इसको प्रबंधन करने का प्रयास करेंगे, हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब इसको प्रबंधन कर लिया, आगे क्या करेंगे, आत्म अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशंस, लक्ष्य के लिए संवेग को निर्देशित करना। अब जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संवेगों को क्या करना, निर्देशित करना, मतलब जो संवेग है इमोशंस है उसको निर्देशित करना, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। फिर जो क्या होगा, परानुभूति या दूसरों के संवेगों को समझना, और दूसरे के संवेगों को समझना, जैसे दूसरे के प्रति सहानुभूति या समानुभूति, तो उसके जो संवेग है, उसकी जो दुख है, दर्द है, तो उसको भी समझना, उसकी इमोशंस को भी समझना, ये हो जाएगा परानुभूति, ये चौथे क्रम पे। और पांचवें क्रम पे क्या हो जाएगा, सामाजिक कौशल, संबंधों का संचालन करना, हो जाएगा पांचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा जे, फिर हो जाएगा के, फिर होगा एल एम एन। शुरू में जे, ऑप्शन सी और डी में नहीं है, सी डी को हटा दिए। जे के बाद के, जे के बाद के, ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा। के बाद एल, एल के बाद एम और एम के बाद एन, ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, निम्नलिखित आधुनिक बाल मनोविज्ञान सिद्धांत और उनके प्रणेता मनोवैज्ञानिकों को सम्मिलित कीजिए।
बाल मनोविज्ञान जो सिद्धांत हो गया और उसके जो मनोवैज्ञानिक है उसको सही सम्मिलित करना है। ए में दिया है अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत। जो है अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है? मानवतावादी सिद्धांत दिया है कार्ल रोजर्स ने। तो ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद बी दिया है अचेतन मन और मनोविश्लेषण। अचेतन मन और विश्लेषण मनोविज्ञान, ये जो मनोविज्ञान का जो सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। ये बी का हो जाएगा 1, सिगमंड फ्रायड, ये हो जाएगा बी का 1। उसके बाद सी दिया है उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद या चिन्ह अधिगम। तो जो है उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद या चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है या थ्योरी है, किसने दिया है? एडवर्ड टॉलमैन ने। ये सी का हो जाएगा 3, एडवर्ड टॉलमैन, सी का हो जाएगा ये 3। उसका डी दिया है भाषा विकास का जन्मजात व्याकरण उपागम। तो जो है ये भाषा विकास का जो है जन्मजात व्याकरण उपागम का सिद्धांत किसने दिया है? नोआम चॉम्स्की ने। ये डी का हो जाएगा 4, डी का 4 हो जाएगा। उसके बाद ई दिया है बुद्धि का बहुआयामी गतिक प्रतिमान। बुद्धि का जो है बहुआयामी गतिक प्रतिमान, तो ये सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। ये ई का हो जाएगा 5, ई का 5। ए का 2, ए का 2 ऑप्शन ए में नहीं है और बी में भी नहीं है, ए और बी को हटा दिए। उसके बाद बी का 1, बी का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। और सी का 3, उसके बाद डी का 4 और ई का 5, ये ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। ए में दिया है वाक बाधित बालक। वाक बाधित बालक, इसके लिए जो क्या प्रभाव होता है? सांकेतिक भाषा, स्पीच थेरेपी और दृश्य संचार का बोर्ड। जो है वाक बाधित बालक है जो बोल नहीं सकता है, वो उन बालकों के लिए जो सांकेतिक भाषा हो गया या स्पीच थेरेपी और दृश्य संचार बोर्ड का यूज किया जाता है। ये ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद बी में दिया है गंभीर दृष्टिबाधित बालक। गंभीर दृष्टिबाधित बालक मतलब जो दृष्टिबाधित मतलब देख नहीं सकते उन बालकों के लिए, तो ब्रेल लिपि हो गया, टेलर फ्रेम हो गया और स्पर्शनीय मानचित्र का उपयोग किया जाता है गंभीर दृष्टि बाधित बालक के लिए। ये बी का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 2। उसके बाद सी में दिया है अल्प दृष्टि बाधित बालक। अल्प दृष्टि बाधित बालक, यहाँ पे गंभीर दृष्टि बाधित बालक मतलब गंभीर रूप से नहीं देख सकता है, और अल्प दृष्टि मतलब जो है कम बाधित जो है बोला जा रहा है। सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा ये आवर्धक लेंस, बड़े अक्षरों की पुस्तकें और उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था। तो इन बालकों के लिए जो टूल्स का यूज किया जाता है, आवर्धक लेंस हो गया, बड़े अक्षरों की पुस्तकें और उपयुक्त जो है प्रकाश व्यवस्था। ये सी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 1। उसके बाद जो है डी दिया है लोकोमोटर दिव्यांगता या शारीरिक अक्षमता। जो है लोकोमोटर जो दिव्यांगता है या शारीरिक रूप से क्या है अक्षम है, उन बालकों के लिए क्या टूल्स यूज किया जाता है? उन बालकों के लिए टूल्स यूज किया जाता है रैंप हो गया या व्हील चेयर हो गया या घर्षण रहित फर्श और अनुकूलित शौचालय। ये डी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 4। उसके बाद ई में दिया है बौद्धिक रूप से अक्षम बालक। अब जो बौद्धिक रूप से अक्षम है या कमजोर है, उन बालकों के लिए टूल्स क्या यूज करेंगे? कार्य विश्लेषण, मूर्त समग्र और अत्यधिक धैर्य। तो इन बालकों के लिए क्या करेंगे? जो कार्य का विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे। मूर्त समग्र मतलब उसके लिए जो है जो देख सकते हैं और उस चीज़ को फील कर सकते हैं, ऐसे वस्तुओं का सामग्री उनके पास उपलब्ध कराएंगे। और अत्यधिक इन बच्चों के लिए धैर्य रखेंगे, किसके लिए? बौद्धिक रूप से जो अक्षम बालक है उनके लिए। ई का हो जाएगा 5, ई का हो जाएगा 5। ए का 3, ए का 3 ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 2, बी का 2 ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। और सी का 1 और उसके बाद डी का 4 और ई का 5, तो ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत या फील्ड थ्योरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है जे यह सिद्धांत मानव व्यवहार को व्यक्ति और पर्यावरण के गुणनफल के रूप में देखता है। ये जो है ये कथन जे सही हो जाएगा कि जो क्षेत्र सिद्धांत है, ये फील्ड थ्योरी है, ये सिद्धांत जो है मानव व्यवहार को व्यक्ति और पर्यावरण के जो है गुणनफल के रूप में देखता है। तो ये पहला कथन जे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में जे नहीं है, तो ऑप्शन सी को हटा देंगे। उसका जो है कथन के दिया है, इसके अंतर्गत लाइफ स्पेस में केवल व्यक्ति के भौतिक वातावरण को शामिल किया जाता है। तो ये जो कथन के गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल व्यक्ति के जो भौतिक वातावरण को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है, इसलिए जो कथन के गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में है के, तो ऑप्शन बी हटा देंगे। उसके बाद जो है कथन एल दिया है वेक्टर और वैलेंस।
वेक्टर और वैलेंस व्यक्ति को लक्ष्य की ओर धकेलने या दूर हटाने वाले बल है। ये जो है ये कथन एल ए भी सही हो जाएगा कि वेक्टर या वैलेंस क्या है, व्यक्ति को, जो व्यक्ति है उनके जो लक्ष्य है या टारगेट है उसको जो है लक्ष्य की ओर धकेलने या लक्ष्य से दूर हटाने वाले बल है, वेक्टर और वैलेंस। तो ये जो कथन है ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, यह सिद्धांत मुख्य रूप से यांत्रिक उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन पर बल देता है। तो ये जो है ये कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये क्षेत्र सिद्धांत जो है ये यांत्रिक उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन बल है इस पर फोकस नहीं करता है। तो ये जो कथन एम ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में एम है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। कौन कौन से कथन सही हो रहा है इसमें, कथन जे और कथन एल। तो जे एल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल जे और कथन एल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, समावेशी शिक्षा और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के सिद्धांतों के अनुसार कौन से कथन सही हैं। कौन से कथन सही हैं, सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया है जे, लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था प्रगतिशील कक्षा के अनिवार्य तत्व है। तो जो है ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, इसके अनुसार जो है ये पहला कथन सही है। जो है लचीली क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल जो है टाइम टेबल होना चाहिए, यह समय सारणी क्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। और बैठने की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, प्रगतिशील कक्षा के अनिवार्य तत्व है। तो जो है ये समय सारणी हो गया और बैठने की व्यवस्था ये क्या है, प्रगतिशील कक्षा का एक अनिवार्य तत्व है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद कथन के दिया है, बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने से उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा आती है। तो ये जो कथन के गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है बच्चों को, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं या जो है मिडिल तक का, तो जो प्राइमरी लेवल के बच्चे या बच्चों को उनकी मातृभाषा में या मदर टंग में या जो है मदर लैंग्वेज में उनको जो है ये मातृभाषा में क्या देना है, शिक्षा देने से उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा नहीं आती है, बल्कि क्या होती है, ये वृद्धि होती है। उसकी संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है, वृद्धि होता है, तभी हम उसको उनकी मातृभाषा में शिक्षा देंगे। ये जो कथन के गलत हो जाएगा। तो जिसमें के है उसको हटा देंगे, के जो है ए बी डी किसी में नहीं है। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, सतत मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के भीतर अनुत्तीर्ण होने का भय पैदा करना है। ये जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सतत मूल्यांकन है उसका उद्देश्य बच्चों के भीतर अनुत्तीर्ण बोला गया, मतलब फेल होने का भय पैदा करना है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सतत मूल्यांकन से क्या है कि बच्चे और स्ट्रॉन्ग होंगे और पढ़ने के प्रति और रुचि रखेंगे, इसीलिए जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनुत्तीर्ण होने का भय पैदा करना है करके बोला गया है। जो कथन एल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है एल और ऑप्शन डी में है एल, तो ए और डी हट जाएगा। उसके बाद कथन एम दिया है, स्कूल में विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के अनुभव शिक्षण को समृद्ध बनाते हैं। ये जो कथन एम ए भी सही हो जाएगा कि स्कूल में जो है विविध सांस्कृतिक हो गया, अलग अलग जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, तो बच्चों के जो अनुभव है शिक्षण को या टीचिंग को और समृद्ध बनाते हैं। ये जो कथन एम ये सही हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन जे और कथन एम, जे और एम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें जो है कथन जे और एम सही है। प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के दौरान श्याम पाठ कौशल या ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल के उपयोग का सही तकनीकी क्रम क्या है। अब यहाँ पे बताना है कि जो क्लास टीचिंग के दौरान या जो है कक्षा शिक्षण के दौरान जो श्याम पाठ कौशल है या जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है, तो उसका जो उपयोग का सही तकनीकी क्रम क्या होना चाहिए। इसमें जो है पहले क्रम पे क्या होना चाहिए, छात्रों का ध्यान जो है श्याम पाठ की ओर आकर्षित करना। श्याम पाठ मतलब जो ब्लैक बोर्ड की ओर सबसे पहले क्या करना है, जो छात्र है या स्टूडेंट्स है उसकी ध्यान को अट्रैक्ट करना या आकर्षित करना, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। अब यहाँ पे हम आकर्षित कर लिए बच्चों का ध्यान, उसके बाद क्या करेंगे, श्याम पट पर जो मुख्य बिंदु है उसको लिखना। तो श्याम पट पर जो मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट रहेगा, उसको क्या कर देंगे, नोट कर देंगे ब्लैक बोर्ड में। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे जो मेन पॉइंट है उसको नोट कर दिए। अब क्या करेंगे, जो रंगीन चौक से मुख्य शब्दों को रेखांकित करना। अब हम जो मेन पॉइंट वहाँ पे लिखें, मुख्य बिंदु लिखें किसमें, श्याम पट में या ब्लैक बोर्ड में। अब उसमें जो मुख्य जो शब्द रहेगा या मेन जो वर्ड रहेगा, की वर्ड रहेगा, उसको क्या कर देंगे, रंगीन चौक से रेखांकित कर देंगे या अंडरलाइन कर देंगे। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे
फिर अंत में क्या करेंगे, कार्य की समाप्ति पर डस्टर से ऊपर से नीचे की ओर साफ करना। उसके बाद जो है कार्य समाप्ति मतलब जो हम ये पूरा लिख ले, फिर अंत में क्या करेंगे, जो है पूरे जो ब्लैक बोर्ड है उसको क्लीन कर देंगे। ये हो जाएगा लास्ट में। शुरू में हो जाएगा ये एल, तो ऑप्शन बी और डी में नहीं है, तो ऑप्शन बी और डी को हटा देंगे। शुरू में हो जाएगा एल, दूसरे नंबर पे हो जाएगा के, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एन और चौथे नंबर पे हो जाएगा एम। शुरू में एल जो है ए बी और डी में नहीं था, बी डी को हटा दिए। एल के बाद के, एल के बाद सी में नहीं है, ये ऑप्शन सी हट जाएगा। एल के बाद के के बाद एन, एन के बाद एम, ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों और उनकी प्रकृति के प्रकारों को सुमेलित कीजिए। पहले में दिया है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, ये सिद्धांत ये को किसने दिया है, या इस सिद्धांत की जो विशेषता क्या है, इस सिद्धांत की विशेषता ये है कि व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। तो जो है ये बिने साइमन बुद्धि का परीक्षण किस पे डिपेंड है, ये व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण पर डिपेंड है। ये हो जाएगा ए का 2, ए का 2। उसके बाद जो है बी दिया है आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण, तो इसमें जो है क्या टेस्ट करते हैं, इसमें जो परीक्षण किया जाता है सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। तो जो है सामूहिक शाब्दिक परीक्षण किसमें किया जाता है, आर्मी अल्फा परीक्षण में। ये बी का हो जाएगा 3, बी का 3 हो जाएगा। उसका सी दिया है, सी में दिया है शिकागो अशाब्दिक परीक्षण। शिकागो अशाब्दिक परीक्षण, तो इसमें जो है किसका परीक्षण किया जाता है, सामूहिक अशाब्दिक। यहाँ पे देखो सामूहिक शाब्दिक, तो सामूहिक शाब्दिक का जो परीक्षण जो है आर्मी अल्फा परीक्षण के द्वारा किया जाता है, और सामूहिक अशाब्दिक है, यहाँ पे शाब्दिक है और इसमें अशाब्दिक है, तो अशाब्दिक का परीक्षण किसके द्वारा करेंगे, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण के द्वारा। ये सी का हो जाएगा 4, सी का 4 हो जाएगा। उसका डी में दिया है पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट। तो जो है पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट, ये किसके माध्यम से किया जाता है, ये जो है व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। तो जो है व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण किसके माध्यम किया जाता है, पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट के माध्यम से। डी का हो जाएगा 1, डी का 1। ए का 2, ए का 2 ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसका बी का 3, बी का 3 ऑप्शन ए में है और सी में नहीं है, सी को भी हटा दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4 और डी का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, कथन है पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रात्मक अवस्था के बच्चे सजीववाद का प्रदर्शन करते हैं, जिसके कारण वे निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानते हैं। तो जो ये कथन सही हो जाएगा। जो पियाजे के अनुसार जो है पूर्व संक्रात्मक अवस्था के जो बच्चे हैं वो जो है सजीववाद का प्रदर्शन करते हैं, जिसके कारण वे निर्जीव मतलब जो जीव नहीं है उसमें को भी वो क्या मानते हैं, उन वस्तुओं को जीवित मानते हैं। तो ये जो कथन सही हो जाएगा। कारण में दिया गया है, इस आयु वर्ग के बालकों में आत्म केंद्रित सोच तीव्र होती है और वे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होते हैं। तो ये कारण भी सही है, लेकिन ये कारण जो है ये सजीववाद की जो विचारधारा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, आत्म केंद्रित सोच होता है कि तीव्र होती है बोला जा रहा है, और वे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होते हैं बोला जा रहा है। इसलिए जो कारण और कथन दोनों अलग अलग है, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है असर्शंस की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, कथन है थार्नडाइक के तत्परता के नियम लॉ ऑफ रेडनेस के अनुसार शारीरिक या मानसिक रूप से तैयार न होने पर बालक को जबरन सिखाने से उसमें कुंठा पैदा होती है। ये जो कथन या अभिकथन से है कि जो थार्नडाइक के जो है तत्परता के नियम के अनुसार शारीरिक या मानसिक रूप से जो तैयार न होने पर बालक को जबरन सिखाने से उसमें क्या होगा, कुंठा पैदा होती है। ये जो है ये कथन सही है। कारण में दिया गया है, तंत्रिका तंत्र में जब कोई कार्य संवाहक इकाई कार्य करने के लिए, जो तंत्रिका तंत्र है ये नर्वस सिस्टम है, उसमें क्या है कि जब कोई कार्य संवाहक इकाई, कोई भी जो कार्य संवाहक इकाई है कार्य करने के लिए तत्पर होती है और उसे कार्य करने दिया जाता है तो वह संतोष उत्पन्न करता है। ये कारण भी सही है, और एक कारण जो है ये तत्परता के नियम को एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि जो क्या है कि हम
जो तैयार नहीं है तत्परता नियम के अनुसार जो है शारीरिक या मानसिक रूप से वो तैयार नहीं है और उस कंडीशन में हम जबरन जो है उसको ज़बरदस्ती क्या है उसको सिखा रहे हैं, तो क्या होगा उसमें कुंठा उत्पन्न होती है। उसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि जो तत्परता के नियम के अनुसार या तंत्रिका तंत्र में जब कोई कार्य संवाहक इकाई कार्य करने के लिए तत्पर होती है, मतलब कार्य करने के लिए तत्पर होती है, तभी उस कार्य को करने दिया जाता है। वह क्या है संतोष उत्पन्न करते हैं। यदि वो कार्य करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, वो तैयार ही नहीं है अभी मानसिक रूप से, उस कंडीशंस में फोकस करेंगे क्या होगा उसमें कुंठा पैदा होती है। तो जो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और ये कारण जो है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें सर्सन्स और रीजन दोनों सही हैं, और ये रीजन है सर्सन्स की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में उस मानसिक संरचना को क्या कहा जाता है जो सूचनाओं को संगठित और वर्गीकृत करने का प्रतिरूप प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कीमा। तो स्कीमा जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में उस मानसिक संरचना क्या हो जाएगी स्कीमा को क्या कहा जाता है जो सूचनाओं को संगठित और वर्गीकृत करने का प्रतिरूप प्रदान करता है। तो जो सूचनाओं को संगठित करेगा और वर्गीकृत क्लासिफाइड करके क्या है प्रतिरूप प्रदान करने का काम कौन करता है स्कीमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कीमा। प्रश्न है गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल एसआई मॉडल के अंतर्गत स्मृति, संज्ञान, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन को किस आयाम में वर्गीकृत किया गया है, किस आयाम में क्लासिफाइड या वर्गीकृत किया गया है करके बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संक्रिया में या ऑपरेशंस में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संक्रिया में। क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में अक्षमता या डिसेबिलिटी का दार्शनिक और कार्यात्मक संप्रत्यय क्या दर्शाता है। तो जो है विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हो गए उनके संदर्भ में जो अक्षमता या डिसेबिलिटी का जो है दार्शनिक और कार्यात्मक जो संप्रत्यय है वो क्या शो करता है या क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शारीरिक या मानसिक कमी के कारण, शारीरिक या जो है फिजिकली या मेंटली कमी के कारण किसी सामान्य कार्य को करने में आने वाली वस्तुनिष्ठ सीमितता। तो जो है क्या है कि शारीरिक रूप से क्या है वो डिसेबल है, फिजिकली या मेंटली रूप से क्या है डिसेबल है, और डिसेबल होने के कारण जो है सामान्य जो कार्य है उसको कर पाने में क्या रहेगा वो सीमित रहेगा, मतलब वस्तुनिष्ठ रूप से सीमित रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है बच्चों के अध्ययन के तरीकों के अंतर्गत किसी बच्चे के व्यवहार का उसके प्राकृतिक परिवेश में बिना किसी हस्तक्षेप के किया जाने वाला व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है। इसमें बताने कि जो बच्चों के अध्ययन के जो तरीका हो गया, तरीका के अंतर्गत जो हो गया किसी बच्चे के व्यवहार का, मतलब किसका अध्ययन कर रहे हैं व्यवहार का, उसके प्राकृतिक परिवेश में बिना किसी हस्तक्षेप किया जाने वाला व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है। मतलब जो बच्चे के जो प्राकृतिक परिवेश है उस पर प्राकृतिक परिवेश में जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में बिना हस्तक्षेप किए या बिना इंटरफेयर किए जाने वाला जो व्यवस्थित अध्ययन है वो अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक अवलोकन विधि। प्राकृतिक अवलोकन विधि कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक अवलोकन विधि। प्रश्न है शिक्षा क्रम निर्माण के चुनाव के आधारों में, शिक्षा क्रम निर्माण के चुनाव के आधारों में दार्शनिक और सामाजिक आधारों का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। तो जो है ये दार्शनिक हो गया, और जो सामाजिक आधार है या बेस है उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा क्रम क्या है समाज के लोकतांत्रिक मूल्य हो गया, बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल हो। तो जो है शिक्षा क्रम क्या होनी चाहिए, समाज की जो है लोकतांत्रिक मूल्य हो गया, बच्चों की सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है वो होनी चाहिए और वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।